तो बच्चों आज हम समास लेकर आए हैं। संस्कृत में समझेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है और कर्मधारय समास क्या होता है। आज हम इनको विस्तार से सीखेंगे, इसकी पहचान भी सीखेंगे और इसका विग्रह करना और इसका समस्त पद और हिंदी में अर्थ भी हम करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इसका अभ्यास करें कि अव्ययभाव समास का अर्थ क्या होता है। पहले तो इसका अर्थ समझें कि अव्ययभाव समास का अर्थ क्या है और अव्ययभाव समास कब होता है, इसकी पहचान क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अव्ययभाव का मतलब होता है जो शब्द अव्यय है, या अ का मतलब होता है अ मतलब नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो जिस शब्द में कुछ भी ना तो घटता है ना बढ़ता है, जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम अव्यय बोलते हैं, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई। अब अव्ययभाव समास में इसका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे कि अव्यय का मतलब है कि जिस शब्द को हम अव्यय बना लेते हैं पूरा, यानी कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लग जाता है। आपको पता है कि उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। कोई भी उपसर्ग किसी शब्द से पहले लग जाता है तो वो पूरा का पूरा शब्दांश ही अव्यय हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है, जिस शब्द से पहले उपसर्ग लग गया तो वो अव्ययभाव समास हो जाता है। अव्ययभाव समास होने के कारण ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो गया। अब यहाँ अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनुदिनम, यानी इसका जो विग्रह करेंगे दिनस्य पश्चात। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुकरण करना, नकल करना या पीछे चलना। तो पश्चात का मतलब भी पीछे होता है। तो दिनस्य पश्चात, दिन के पश्चात, यानी दिनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो इसको हम हिंदी में भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है संबंध, और संबंध का चिन्ह होता है काके की या रारेरी। तो इसमें हमने का लगाकर देखा, दिन का पश्चात या दिन के पश्चात। तो अनुदिनम अव्ययभाव समास हो गया, क्योंकि इसमें अनु उपसर्ग लगा है और अनु उपसर्ग होने के कारण इसका विग्रह हुआ दिनस्य पश्चात, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिन के पश्चात, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 2019 में भी ये एग्जाम में आया हुआ है। तो अब इसको ये साथ साथ भी देखते जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आ चुका है, यानी कि ये सभी जो उपसर्ग हैं लगे हुए हैं, जो अव्ययभाव समास के जो उदाहरण हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपके सामने भी इसे रख रही हूँ ताकि आप भी इसे अच्छे से समझें और इसका अभ्यास करें। अब इसकी पहचान समझ में आ गई। जिस शब्द में अनु या कोई भी प्रति, कोई भी उपसर्ग लगा हो, है ना, जिस शब्द में शुरू में कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वो पूरा का पूरा शब्दांश ही अव्यय हो जाता है। और अव्यय होने के कारण इसे हम अव्ययभाव समास में रखते हैं। तो अनुदिनम दिनस्य पश्चात, प्रतिदिनम दिन दिन प्रति, यानी हर दिन, प्रत्येक दिन, दिन प्रति का मतलब प्रत्येक यानी हर एक। तो प्रतिदिनम यानी दिनम दिनम प्रति, हर एक दिन, प्रत्येक दिन। उपगंगम यानी कि उप का मतलब नजदीक, समीप। तो गंगा के समीप, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। यहाँ भी उपसर्ग लगा है, प्रति भी उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है, यानी ये सभी उदाहरण अव्ययभाव के हैं। इनमें सभी में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। उपगंगम, गंगायाः समीपम। अब इसका विग्रह भी हमें संस्कृत में ही देना है और उसके अनुसार ही हम हिंदी के अर्थ को समझेंगे। तो उपगंगम गंगायाः समीपम, गंगायाः में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के षष्ठी में आयाह लग जाता है। तो गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उपतटम, उप का मतलब भी नजदीक होता है, समीप होता है, तट मैंने किनारा। तो तटस्य समीपे, तट के समीप। सहरि, स का मतलब सहित, स भी उपसर्ग लगा है। सहरि हरेह सादृश्यम, यानी हरि के समान या हरि के सदृश। तो हरेह सादृश्यम
सहरी, स का मतलब सहित, स उपसर्ग लगा है इसलिए सहरी भी अव्ययी भाव समास हो गया। प्रत्यक्ष, प्रति में प्रति उपसर्ग लगा है, इसको तोड़ेंगे, इसमें यण संधि के कारण ये प्रत्यक्ष बना है। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो प्रति जमा अक्ष हो जाएगा। तो अक्ष का मतलब है कि आंखें, आंख, प्रति का मतलब सामने, तो आंख के सामने, तो अक्षणोह प्रति, क्योंकि अक्षणोह में द्विवचन आया हुआ है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन जो है, क्योंकि नेत्र तो दो होते हैं इसलिए द्विवचन है। तो अक्षणोह प्रति यानी आंखों के सामने। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, है ना। इस तरह से हम इसके विग्रह को भी समझते जाएंगे। यथाशक्ति, अब यहाँ यथा भी उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। आपने देखा ना, सभी में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग के अनुसार ही इसके हम हिंदी के अर्थ को समझ पाते हैं। तो यथाशक्ति यानी शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, है ना। अनतिक्रम्य क्रम होता है ना, अनुसार क्रम से रखना। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यानी कि शक्ति के अनुसार, प्रत्येकम प्रति। और आपने जब उपपद विभक्तियां सीखी होंगी उसमें भी सीखा होगा कि जहाँ प्रति लगता है ना, प्रति उपसर्ग या अव्यय जहाँ यूज होता है, प्रति के साथ में विभक्ति में या तो षष्ठी आती है या फिर ये की ओर जहाँ आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी आती है। तो प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति, है ना। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई हुई है। अब जैसे यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति आई हुई है। तो काम के अनुसार। आजीवन, जीवनस्य पर्यंतम, अब यहाँ पर जीवन के पर्यंत यानी जीवन भर, जीवन के पर्यंत तो कुछ नहीं होता, जीवन के बाद तो मृत्यु होती है, लेकिन पूरे जब तक हम जीवित रहे, जीवन पर्यंत, जीवन के पर्यंत यानी जीवन भर, जब तक जीवन रहा यानी जीवन भर। तो आजीवन, आ जो है उपसर्ग लगा है इसलिए आज उपसर्ग होने के कारण आजीवन पूरा शब्द अव्यय हो गया। अव्यय होने के कारण ये अव्यय भाव समास हो गया।